एक सीरियल रेपिस्ट की कहानी। आज की कहानी दिल्ली के एक ऐसे सीरियल किलर की, एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट की है जिसने ना कई बच्चियों को उनके घरों से उठाया बल्कि उनका मर्डर करने के बाद उनके साथ बलात्कार भी किया। वो एक नेक्रोफेलिक इंसान था जो बलात्कार करने के लिए लाशों को भी नहीं बख्शता था। ऐसे इंसान के बारे में सोच के भी बड़ा अजीब लगता है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आपने निठारी कांड के बारे में भी सुना होगा, लेकिन ये जो कहानी है इसका ताल्लुक दिल्ली से है। ये एक रेपिस्ट सीरियल किलर, एक नेक्रोफेलिक शख्स को पुलिस ने पकड़ा था जिसने लगभग 30 बच्चों को अपना शिकार बनाया था। 30 बच्चों की हत्याएं करने के बाद उनकी लाशों के साथ बलात्कार भी किया था। तो हम कहानी की शुरुआत करें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 से। उत्तर प्रदेश की एक जगह है कासगंज। कासगंज का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम रविंद्र है। वो कामकाज की तलाश में दिल्ली आता है, साथ ही उसके माता पिता भी काम की तलाश में दिल्ली आते हैं। उसके पिता प्लम्बिंग का काम करते हैं और माता घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती है। और रविंद्र दिल्ली में कुछ काम करके अपनी फैमिली को आर्थिक रूप से सपोर्ट करता है। लेकिन दिल्ली में कुछ दिन बीतने के बाद रविंद्र नशे के दलदल में फंस जाता है। कुछ गरीबी और कुछ गलत संगत सोबत की वजह से वो नशा करने लगता है। शुरुआत तो शराब से होती है और उसके बाद कई तरह के नशे का इस्तेमाल वो करता है। वो पूरी तरह से नशे के जाल में फंस चुका होता है और नशे की हालत में ही उसका दिमाग धीरे धीरे ख़राब होना शुरू होता है। इसी नशे की हालत में वो एक पॉर्न मूवी देखता है जिसमें एक किरदार बच्चों के साथ बलात्कार करता है। ना कि सिर्फ बलात्कार करता है बल्कि पहले उन्हें मार देता है, तब उनका शोषण करता है। कहने का मतलब ये है कि जो वो कैरेक्टर होता है, वो किरदार होता है, वो एक चाइल्ड एब्यूज़र होता है और बच्चों के साथ रेप करने से पहले उनकी हत्या करता है। और इसी फिल्म को देखकर रविंद्र पर भी इतना गहरा असर हुआ कि उसने दिल्ली आकर इस तरह के कांड को अंजाम दिया। इसके बाद वो नशे की हालत में घर से निकलता है और एक एक करके जब जब उसे मौका मिलता है तब तब वो छोटे छोटे बच्चों को अगवा करता है। किसी को टॉफ़ी का लालच देकर या फिर किसी को खिलौनों का लालच देकर या सोते हुए ही कई बच्चों को उठाता है और किसी वीरान सुनसान जगह पर ले जाता है। और पहले तो वो उन बच्चों की हत्या करता है। बच्चों को तड़पा कर उन्हें मारने में उसे एक तरह की खुशी, एक तरह का सुकून मिलता है। और जब बच्चे रो रो कर रहम की भीख मांग कर मारे जाते हैं तब वो रविंद्र नाम का जानवर उनके साथ दुष्कर्म करता है। और ये सिलसिला लगातार कई सालों तक दिल्ली में चलता रहता है। एक एक कर कई माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों के गुमशुदगी की रिपोर्ट कराते हैं। पुलिस छानबीन करती है, कई बार लाशें मिलती हैं, कई बार लाशें नहीं भी मिलती हैं। लेकिन ये जो गुनहगार है रविंद्र, ये कभी पकड़ा ही नहीं जाता है क्योंकि इसका कोई सुराग, कोई सबूत मौके वारदात पे पुलिस को कभी मिलता ही नहीं। ये लगातार पुलिस की आंख में धूल झोंकता रहा। लेकिन फिर एक दिन वक्त का पहिया घूमता है और एक घटना घटित होती है 14 जुलाई 2015 को। 2008 से ही इस सिलसिले की शुरुआत होने के बावजूद इस आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका था। लेकिन 14 जुलाई 2015 को, यानी कि 7 साल बाद, इस भयानक क्रूर सीरियल किलर का भेद खुलता है और वो पुलिस के नज़र में आता है। दरअसल होता यह है कि 14 जुलाई 2015 को बाहरी दिल्ली के बेगमपुर इलाके के खंडहर नुमा मकान में एक 6 साल की बच्ची की लाश पुलिस को मिलती है। घर वाले उस बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जब देर तक उसका कोई पता नहीं चलता तब पुलिस के द्वारा तलाशी अभियान चलाने पर उसकी लाश उस खंडहर से बरामद होती है। पुलिस ये अनुमान लगाती है कि किसी तरह से बच्ची यहाँ खेलते खेलते पहुंची होगी और किसी हादसे के तहत इसकी मौत हो गई होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने इसकी हत्या ही की हो। पुलिस तुरंत बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस वालों की टीम दंग रह जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उस बच्ची का न सिर्फ मर्डर हुआ था बल्कि उसे मारने के बाद उसका बलात्कार भी किया गया था। उसके साथ इतनी गिरी हुई हरकत की गई थी, उसके साथ दरिंदगी की गई थी। ये जो हरकत की गई थी उसने पुलिस को हैरान कर दिया था। और फिर दिल्ली पुलिस इसके बाद उस कातिल की तलाश में जुट गई। हालांकि मौके वारदात पर इस बार पुलिस को कुछ सुराग बरामद हुए, जैसे कि एक आइडेंटिटी कार्ड और उसके साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स भी पाए गए थे। जब ये डॉक्यूमेंट्स पुलिस को मिले तब पुलिस को लगा कि हो न हो इसी लड़के ने इस बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत की है। पुलिस ने उस शख्स को उन डॉक्यूमेंट के साथ धर दबोचा जिसका नाम सनी था। सनी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में ही रहता था। लेकिन जब उससे इस बच्चे की कत्ल और कत्ल के बाद बलात्कार के बारे में पूछताछ की गई तब वो बिल्कुल शॉक्ड रह गया। वो काफ़ी हैरान था, परेशान था और उसने कहा कि वो इस तरह की किसी घटना के बारे में जानता ही नहीं।
कत्ल करना और बलात्कार करना तो बहुत दूर की बात है। पुलिस ये समझ रही थी कि कोई भी मुलजिम इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करता और पुलिस ने उसके साथ भी सख्ती से कड़ाई से पूछताछ की, अपने हर तरीके को, हर हथकंडे को अपनाया। लेकिन तमाम सख्तियां करने के बावजूद जब पुलिस को पुख्ता यकीन हो गया कि लड़का झूठ नहीं बोल रहा है, तब पुलिस को लगा कि इस हो न हो इस मामले के पीछे किसी और का हाथ है। लेकिन फिर पुलिस जवाब सनी से ही मांगती है कि अगर उसने इस 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार नहीं किया, उसकी हत्या नहीं की, तो फिर उसका आईडी कार्ड, उसका डॉक्यूमेंट्स बच्ची की लाश के पास क्या कर रहा था। इस सवाल का जवाब पुलिस सनी से पूछती है और सनी कहानी सुनाता है। उसके बाद इस तफ्तीश की, इस जांच का रुख बदल जाता है। सनी का कहना था कि उसके घर के पास रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम रविंद्र है। उसके साथ मेरी लड़ाई हो गई थी। ये लड़ाई उसने बिल्कुल नशे में धुत होकर मेरे साथ की थी। लड़ाई के दौरान काफ़ी हाथापाई हो गई थी। जब वो जान बचाकर भागा तब रविंद्र ने उससे उसके आईडी कार्ड और डॉक्यूमेंट छीन लिए थे। इसके बाद किसी तरह वो अपनी जान बचाकर अपने घर आ गया, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका आईडी कार्ड और उसके दूसरे डॉक्यूमेंट्स रविंद्र ऐसे किसी लाश के पास फेंक सकता है। अब सनी की कहानी सुनने के बाद दिल्ली पुलिस के शक की सुई सीधे रविंद्र की तरफ मुड़ जाती है और फाइनली पुलिस ने 14 जुलाई को ही रविंद्र को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। लेकिन रविंद्र से जब पूछताछ शुरू की गई तब उसने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर खुद पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। रविंद्र ने पुलिस की पूछताछ में ये कहा कि उसने सिर्फ इस बच्ची की हत्या नहीं की, बल्कि इससे पहले उसने लगभग कम से कम 30 बच्चों की हत्याएं कर चुका है और उन बच्चों की हत्याओं के बाद उनकी लाशों के साथ रेप भी कर चुका है। पुलिस वालों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई लड़का इतनी हत्याएं करे और हत्याओं के बाद वो लाशों के साथ हैवानियत करे। किस दिमाग का लड़का है ये? उसके दिमाग में आखिर चलता क्या है? क्या सोच कर वो इतनी घिनौनी और गिरी हुई हरकत करता है? पुलिस ने पूछताछ शुरू की और एक एक करके वो सारी कहानियां बताता चला गया। जैसे जैसे उसे अपने कारनामे याद आते वैसे वैसे पुलिस के सामने वो खुलासे कर रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बच्चा तो महज 2 साल का ही था जिसकी उसने हत्या की थी और उसे मारने के बाद उस 2 साल के बच्चे के साथ भी उसने रेप किया था। उसने अपने बयान में मीडिया को और पुलिस को बताया कि वो ज़्यादातर गरीब बच्चों जो कि झुग्गी झोपड़ियों में या फिर फुटपाथ पर सोते थे उन्हें ही अपना शिकार बनाता था। वो केवल 17 साल का था जब उसने इस तरह की हत्याओं को अंजाम देना शुरू किया। बताया जाता है कि उसके अपराध करने का एक तय पैटर्न था। पहले वो शराब पीता था, फिर बच्चों को पकड़ता था, 3 उंगलियों से गला दबाकर मारता था, फिर रेप करता था। नई दिल्ली के पुलिस कमिश्नर विक्रमजीत बताते हैं कि पूछताछ के दौरान उसने एक केस के बारे में बताया जिसमें लड़की के पिता के खिलाफ ही मुकदमा चल रहा था। उसने जब पुलिस को क्राइम की सटीक जगह और तारीख बताई तो हाथरस पुलिस से संपर्क किया गया, तब ये मामला सुलझ पाया। उसने अपने बयान में बताया था कि उसने सबसे पहले 2008 में कांड किया था। वो सिर्फ 6वीं क्लासें तक पढ़ा ही था। जब उससे पूछा गया कि तुम मानते हो कि तुम इंसान हो, तब उसने कहा था कि नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने इतने सारे गलत काम किए हैं, तो मैं नहीं मानता कि मैं एक इंसान हूँ। उसने बताया कि जब पहली बार मैंने शुरुआत की थी तब मुझे कुछ अजीब लगा था। मेरे दिमाग को सोचने समझने की ताकत ही नहीं होती थी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आता था कि मैं ये सब करता था। उसने बताया कि कांड करने के बाद मैं वहाँ से कहीं दूर काम करने चला जाता था। जब मेरे पास थोड़े पैसे जमा हो जाते थे तब मैं फिर कांड करता था। उसने बताया 2-3 महीने छोड़कर मैं ये काम करता था। उसने बताया कि उसके 2 भाई भी हैं जो कि छोटे थे, लेकिन पूछने पर उसने बताया कि हो सकता है मैं उनके साथ, या जो मेरे घर छोटे बच्चे होते तो उनके साथ भी मैं शायद यही करता। उसने ये भी कहा कि अब उसे बहुत अफसोस है कि उसने इतनी नीच और गिरी हुई हरकत की। इसके बाद तो उसे सजाए मौत होनी चाहिए, उसे फांसी से कम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। वो खुद ये बात अपनी ज़ुबान से कबूल करता है और वो ये भी कहता है कि इतने कत्ल और रेप करने के बाद उसका अब ये प्रायश्चित का समय है। जब उसने ये सब कहानियाँ सुनाई तब पुलिस ने एक एक करके सभी मामलों की इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो कबूल तो कर रहा था 30 कत्ल के मामलों की, लेकिन दिल्ली पुलिस सिर्फ 3 ऐसे मामलों के बारे में पता लगा पाई जिनमें बच्चों की हत्याओं के बाद उनका रेप भी किया गया था। वो सिर्फ दिल्ली में ही ऐसे कांड नहीं करता था, बल्कि दिल्ली के आसपास के इलाकों और बाहरी दिल्ली में भी वो ऐसे कारनामों को अंजाम देता था। और इस तरह 3 मामलों की छानबीन करके दिल्ली पुलिस ने इन मामलों की FIR दर्ज करके उन 3 मामलों की चार्जशीट दाखिल की। क्योंकि ये बाहरी दिल्ली का मामला था तो ट्रायल रोहिणी कोर्ट में शुरू हुआ।
और अब 25 मई 2023 को यानी पूरे 9 साल के बाद रोहिणी कोर्ट में एडिशनल सेशन जज की जो अदालत है उसने रविंद्र को 30 में से एक मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। हालांकि दिल्ली पुलिस के जो वकील थे उन्होंने रविंद्र के लिए आजीवन कारावास नहीं बल्कि फांसी की सज़ा की गुहार लगाई थी और ये कहा था कि ऐसा दरिंदा, ऐसा शैतान जो दूसरों की ज़िंदगी की कद्र न करे और बच्चों की हत्याएं करे और लगातार करता ही रहे, उनके साथ रेप करे, उसके साथ कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए और उसे फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। मगर अदालत ने दिल्ली पुलिस के इस अपील को खारिज करते हुए उसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। अदालत ने अपनी राय देते हुए कहा कि किसी भी गुनहगार को फांसी की सज़ा देने से पहले उसका जुर्म बियॉन्ड डाउट प्रूफ होना चाहिए, यानी अपराध ऐसे साबित होना चाहिए जिसमें शक की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। और अदालत ने कहा कि इस मामले को सुनने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची है कि उसका जुर्म तो साबित होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो जुर्म बगैर किसी शक व शुबह के परे साबित हो, यानी कि जुर्म साबित भी हुआ है लेकिन थोड़ा शक की गुंजाइश भी बची है। अब ऐसे मामले में कहा कि वो आजीवन कारावास की सज़ा तो दे सकती है लेकिन फांसी की सज़ा नहीं दे सकती, क्योंकि इससे किसी की मौत होती है। जो बचाव पक्ष के वकील थे यानी रविंद्र की ओर से जो वकील अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि वो बहुत गरीब है, इस लड़के को बख्श दीजिए और साथ ही कहा कि जेल में उसका चाल चलन भी अच्छा था। अदालत ने इस बात को भी ध्यान में रखते हुए उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन अदालत ने ये भी कहा कि किसी मुलजिम की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोई रियायत नहीं की जाती है। कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा नेक्रोफिलिक आदमी जो लाशों के साथ बलात्कार करता हो और छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाता हो, जिसने 30 से ज़्यादा मासूमों की जान ली हो, इस तरह के एक मुलजिम को 9 साल की सुनवाई के बाद 30 में से सिर्फ एक मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। तो ये थी एक दरिंदे रविंद्र की दरिंदगी की सच्ची कहानी। इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।